अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हयात की सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी का पहला हिस्सा सुनते हैं। इन दिनों मेरी तैनाती जिला गुजरात के एक थाने में थी। मौजा कड़ियाँवाला मेरे थाने की हदूद में आता था और आजकल कड़ियाँवाला एक तरक्की याफ्ता कस्बे की शक्ल इख्तियार कर चुका है और वहाँ पर शहर जैसी तमाम सहूलियात ज़िंदगी मैसर हैं। लेकिन जिन दिनों का ये वाक़या है, उस ज़माने में कड़ियाँवाला एक आम सा छोटा रवायती गांव हुआ करता था। कड़ियाँवाला और धूड़ावाला पाको हिंद की सरहद पर वाक़ मौज़ाआत हैं। एक रोज़ मैं तैयार होकर थाने पहुंचा तो बाबे रमजू का किस्सा मुझसे पहले वहां रसाई हासिल कर चुका था। जब मैं थाने के बरामदे से गुजरकर अपने कमरे की जानिब जा रहा था तो मैंने वहां चंद अफराद को बैठे देखा था। मुझ पर निगाह पड़ते ही इनकी आंखों में उम्मीद के दिए रोशन हो गए थे। मैंने अपनी कुर्सी संभाली ही थी कि कांस्टेबल फयाज मेरे पास चला आया। इसने हस्बे मामूल मुझे सल्यूट मारा। मैंने गर्दन की जुम्बिश से उसके सलाम का जवाब दिया। फिर पूछा, ये बाहर कौन लोग जमा हैं? सब खैरियत तो है ना? ये फरियादी हैं मलिक साहब, कांस्टेबल ने बताया। इधर कड़ियाँवाला में एक मसला खड़ा हो गया है। कैसा मसला? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मेरे इस्तफसार पर कांस्टेबल फयाज ने मुझे मुख्तसर अल्फाज में रमजान उर्फ बाबे रमजू के कारनामे से आगाह किया। पूरी बात सुनने के बाद मैंने कहा, भेजो इन सबको अंदर। थोड़ी देर के बाद वो मेरे सामने मौजूद थे। फरियादियों की तादाद 5 थी, 2 मर्द और 3 औरतें। मर्दों में एक सुग्गी का भाई अल्ताफ उर्फ ताफू और दूसरा कड़ियाँवाला का वसनेक अदील उर्फ काका था, जबकि औरतों में एक सुग्गी की माँ बरकत बीबी, दूसरी बरकत बीबी की फूफीजाद खुर्शीद बेगम और तीसरी एक बेवा औरत नज़ीरा थी। ताफू और उसकी माँ धूड़ावाला से आए थे, जबकि नज़ीरा, खुर्शीद और काका का ताल्लुक कड़ियाँवाला से था। फयाज मुझे ताज़ा तरीन हालात के बारे में बता चुका था। इस अफसोसनाक वाक़े की आगाही में जो रही सही कसर थी वो इन लोगों ने पूरी कर दी। मैंने पूरी तवज्जो से इनका दुखड़ा सुना। वाक़यात के मुताबिक 2 रोज़ कबल बाबे रमजू ने बहू की इज्जत से खेलने की कोशिश की थी, ताहम वो अपने मज़मूम इरादे में कामयाब नहीं हो पाया था। जैसे ही सुग्गी को एहसास हुआ कि रमजू की नीयत ठीक नहीं है और वो इसे किसी मुजरिमाना कार्रवाई का निशाना बनाना चाहता है, सुग्गी ने शोर मचाकर आस पड़ोस को अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया। इसकी पुकार पर देखते ही देखते निस्फ दर्जन मर्द व जन घर के अंदर जमा हो गए। वो दोपहर का वक्त था। सुग्गी ने रोते हुए सबको बताया कि उसका ससुर किस तरह शैतान बन गया था, लेकिन इसने रमजू के नापाक अज़ाइम को पूरा नहीं होने दिया। वकुआ पर मौजूद अफराद ने रमजू को लान तान की। सुग्गी का मेका धूड़ावाला में था। अगले रोज़ इस अंदोनाक वाक़े की खबर धूड़ावाला पहुंच गई। धूड़ावाला से बरकत बीबी और ताफू आ गए। एक मरतबा फिर घर में कचहरी लगी और बरकत बीबी ने मुतालबा किया कि वो अपनी बेटी को साथ ले जाएगी। ताफू भी अपनी माँ की हिमायत में ऐसा ही चाहता था, लेकिन गांव वाले सुलह सफाई के हक में थे। मैं 2 दिन से इसी मौजू पर बहस व तकरार का अमल जारी था। जब यह बहस नतीजा खेज साबित न हुई तो सुग्गी की माँ और भाई इंसाफ के हुसूल के लिए मेरे पास चले आए थे। थानेदार साहब, मुझे इंसाफ चाहिए, बरकत बीवी ने बड़े जोश से कहा। इस घर में मेरी बेटी की इज्जत महफूज नहीं है। मैं इसे अपने साथ धूड़ावाला लेकर ही जाऊंगी। आपको इस सिलसिले में मेरी मदद करना चाहिए। इस मामले की कई कड़ियां मेरी निगाहों से ओझल थीं। सूरत हाल को पूरी तरह समझने के लिए मैंने सवालात का सिलसिला शुरू किया। बरकत बीबी, मैंने सुग्गी की माँ की आंखों में देखते हुए कहा, इस अफसोसनाक वाक़े का मरकजी किरदार बाबा रमजू है, जिसने तुम्हारी बेटी यानी अपनी बहू के साथ दस्तराजी की। तुम्हारी बेटी की खुशकिस्मती कि बाबा रमजू अपने नापाक इरादे में कामयाब नहीं हो सका। कानून की नज़र में बाबा रमजू मुजरिम है, लेकिन तुम इसका तो कोई जिक्र ही नहीं कर रही हो। अगर तुम्हें सुग्गी को अपने साथ धूड़ावाला लेकर जाना है तो इस सिलसिले में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? ये तो खालिसतन तुम्हारा घरेलू मामला है। बाबा रमजू जाए दोज़ख में जी, वो नफरत भरे लहजे में बोली। इसे कोई सजा दिलवाने का मुझे कोई चाव नहीं है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरी सुग्गी की इज्जत महफूज रहे, और जाहिर है ये काम कड़ियाँवाला में तो हो नहीं सकता।
हमने सुग्गी को तो यहाँ छोड़ना ही नहीं जनाब, ताफू बिगड़े हुए लहजे में बोला। मैं तो इस शादी के हक में ही नहीं था। अब्बा की जोर जबरदस्ती से ये रिश्ता हो गया। अब्बा तो इस दुनिया से चला गया और हम भुगत रहे हैं। नजीरा ने गुफ्तगू में शामिल होते हुए कहा, थानेदार साहब, बात दरअसल ये है कि सुग्गी को तो ये लोग अपने साथ धूलावाला ले ही जाएंगे। आपके पास आने का मकसद ये है कि कल कला कोई और ऊंच नीच हो जाए तो इन पर इल्ज़ाम ना आए। इन लोगों की आमद के सबब का सीधा सादा जवाब तो ये था कि मेरी तरफ से इजाज़त है बरकत और ताफू सुग्गी को अपने साथ ले जाएं। जाहिर है कड़ियांवाला में जो वाक़या पेश आया है, इसके बाद बाबा रमजू के साथ रहते हुए हर लम्हा सुग्गी को खतरा लाहक था। लेकिन सबसे अहम सवाल ये पैदा होता था कि मैं कौन होता हूँ ये इजाज़त देने वाला। अगर यहाँ पर फरीक सानी यानी बाबा रमजू भी मौजूद होता और वो सुग्गी के रास्ते की रुकावट बन रहा होता, तो फिर कानून इस खालिसतन घरेलू मामले में मुदाखलत का हक रखता था। लेकिन अभी तक मेरे सामने जो कुछ भी आया वो एक तरफा था। मैंने बारी बारी इन पांचों के चेहरों का जायजा लिया, फिर बरकत बीवी से सवाल किया, सुग्गी की इज्जत का रखवाला कहाँ है? आप किसकी बात कर रहे हैं थानेदार साहब? वो हक्का बक्का होकर मुझे तकने लगी। मैं सुग्गी के खामिद का पूछ रहा हूँ, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। वो इस मंजर में कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सुग्गी के साथ इतना बड़ा वाकया पेश आ गया और वो दुम दबाकर कहाँ छुपा बैठा है? खुर्शीद बेगम ने मेरे सवाल के जवाब में बताया कि जमील इधर नहीं होता। खुर्शीद के बारे में मुझे पता चला था कि वो बरकत बीवी की फूफीजाद थी। जमील से इसकी मुराद यकीनन सुग्गी का शौहर ही था। अब बात कुछ कुछ वाज़ेह हो रही थी। जमील के ग़याब में बाबा रमजू ने अपनी बहू पर हाथ डाला था। इधर नहीं तो फिर किधर होता है सुग्गी का घरवाला? मैंने तेज आवाज में इस्तफसार किया। जमील गुजरानवाला में होता है थानेदार साहब, बरकत बीवी ने बताया। जब सुग्गी कड़ियांवाला में है तो फिर जमील गुजरानवाला में क्यों होता है? मैंने पूछा। वो वहाँ कपड़े की एक फैक्ट्री में काम करता है, उसने जवाब दिया। महीने में एक बार 2 दिन के लिए जमील कड़ियांवाला आता है और फिर वापस गुजरानवाला चला जाता है। आजकल भी वो वहाँ फैक्ट्री ही में है। क्या जमील को इस वाक़ये की इत्तला दी गई है? मैंने एक नहायत ही अहम सवाल किया। नहीं जनाब, इस बेचारे को तो कुछ खबर नहीं कि इसके बाप ने सुग्गी के साथ कैसा बुरा सलूक किया है। खुर्शीद बेगम ने एक ठंडी सांस खारिज करते हुए कहा। इसीलिए मैंने बरकत बीवी से कहा है कि वो सुग्गी को अपने साथ धूलावाला ले जाए। जब जमील अपनी माहवार छुट्टी पर आएगा तो फिर उसको सामने बिठाकर बात करेंगे। मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। जमील के आने में कितने दिन बाकी हैं? हर महीने की 7 तारीख को इसे फैक्ट्री से तनख्वाह मिलती है, बरकत बीवी ने बताया। इसके बाद ही वो कड़ियांवाला का चक्कर लगाता है। 7 तारीख आने में अभी 10-12 दिन बाकी थे। मैंने बरकत बीवी से पूछा, क्या सुग्गी को धोलावाला ले जाने से पहले किसी ने तुम्हें रोका है? रोका है, इसीलिए तो आपके पास आए हैं थानेदार साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली। मैंने पूछा कि कौन रुकावट डाल रहा है? वही मनूस बुढ़ा रमजू, वो तलखी से बोली। क्या कहता है वो? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। वो एक ही बात पर अड़ा हुआ है कि जब तक जमील घर नहीं आता वो सुग्गी को कहीं नहीं जाने देगा, खुर्शीद बेगम ने बताया। वो कहता है कि सारी बात जमील के सामने होगी, फिर वो जो फैसला करेगा इसे मंजूर है। इसका मतलब तो ये हुआ कि बाबे रमजू के पास भी अपने हक में कहने के लिए बहुत कुछ है, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, वरना वो कसूरवार नजर आने के बावजूद भी इस जिद पर अड़ा न रहता। इसके पल्ले कुछ नहीं है थानेदार साहब, बरकत बीवी ने नफरत भरे अंदाज में कहा। वो सिर्फ खंबा नोच रहा है। इसका काले करतूत तो सबके सामने खुल चुके हैं। शायद इसका ये ख्याल हो कि वो अपने बेटे के कान भरकर इसे सुग्गी के खिलाफ कर देगा, लेकिन मैं इसकी ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। जनाब, इस बुढ़े मजदूर की जिद की कोई हैसियत नहीं है, ताफू ने ठोस अंदाज में कहा। मैं चाहूँ तो अभी और इसी वक्त सुग्गी को अपने साथ धूलावाला ले जाऊं। किसी की मजाल नहीं है कि मेरा रास्ता रोके, लेकिन मैं कानून को हाथ में नहीं लेना चाहता। इसीलिए हम आपके पास आए हैं कि आप इस मसले का कोई हल निकालें। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अपने मसले के हल के लिए मेरे पास आए हैं, मैंने बारी बारी इनके चेहरे के तासुरात का जायजा लेते हुए कहा। लेकिन क्या आप मेरे फैसले को मानने के लिए भी तैयार हो जाएंगे? जी थानेदार साहब, बरकत बीवी सर को अस्पाती जुम्बिश देते हुए बोली। आप सियाने बयाने हैं, आप जो भी फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। मैंने ताफू की तरफ देखते हुए कहा, जवान, मुझे तुम्हारी ये अदा बहुत अच्छी लगी है कि तुमने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं की।
मैं वादा करता हूँ कि तुम आइंदा भी इसी रविश को अपनाए रखो। मैं वादा करता हूँ जनाब कि आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, वो फर्मा बरदारी से बोला। मैं बहुत अमन पसंद बंदा हूँ, लेकिन बहन का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। बाबे रमजू की हरकत से मेरा खून खोल उठा है जी चाहता है कि इस बुड्ढे की गिच्ची मरोड़ दूं। कंट्रोल, मैंने तंबीही अंदाज में कहा। अपने गुस्से को काबू में रखो ताफू, जज्बाती फैसले बहुत नुकसानदेह होते हैं। थानेदार साहब, आप कोई फैसला सुनाने वाले थे? अदील उर्फ काका ने इस्तिरारी लहजे में इस्तफसार किया। फैसला तो बाद में सुनाऊंगा, मैंने काका की आंखों में देखते हुए कहा। पहले जरा तुम अपना तारुफ तो करा दो। अदील उर्फ काका की उम्र 32-33 साल रही होगी। वो इकेरे बदन का मालिक, दरमियाना कद, सिंगल पसली का शख्स था। ताहम उसकी आंखों में मकनातीसी चमक पाई जाती थी। उसका बदन भी खासा फुर्तीला नजर आता था। इसे सही मायनों में चाको चौबंद कहा जा सकता था। मैंने इसका तारुफ इसलिए मांग लिया था कि अभी तक मैं ये नहीं जान सका था कि वो इन लोगों के साथ क्यों आया था। मैं इसकी हैसियत का तयन चाहता था, जबकि ताफू, बरकत बीवी और खुर्शीद बेगम के बारे में मुझे मालूम हो चुका था कि वो तीनों मुतासरा सिग्गी के रिश्तेदार हैं और नसीरा भी कड़ियाँ वाला से ताल्लुक़ रखती थी। मैं इधर कड़ियाँ वाला ही में होता हूँ थानेदार साहब, काका ने गहरी संजीदगी से बताया। गांव में मेरी किराने की दुकान है। अब आप ये पूछेंगे कि इस मामले से मेरा क्या लेना देना, तो मैं खुद ही बता देता हूँ कि मैं ताफू की वजह से यहाँ पर आया हूँ। काका ठीक कह रहा है थानेदार साहब, ताफू ने काका की बात की तायीद करते हुए कहा। काका मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इससे मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और मैं ही इसे अपने साथ लाया हूँ। मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में गर्दन हिलाई, फिर बरकत बीवी की तरफ देखते हुए सवाल किया। सुग्गी की शादी को कितना अरसा हुआ है? लगभग 3 साल, उसने जवाब दिया। मैंने पूछा कि इसके कितने बच्चे हैं? कोई भी नहीं थानेदार साहब। क्या मतलब? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। क्या इन 3 सालों में इसकी कोई औलाद नहीं हुई? नहीं जनाब, वो मायूसी से नफी में गर्दन हिलाते हुए बोली। इस घर में सुग्गी और बाबा रमजू के अलावा और कितने अफराद रहते हैं? मैंने दरियाफ्त किया। कोई नहीं, बरकत बीवी ने सादगी से बताया। ओह, मैंने मुतासिफाना अंदाज में गहरी सांस खारिज की। इसीलिए, खुर्शीद बेगम जोर देकर बोली, इसीलिए तो हम नहीं चाहते कि सुग्गी शैतान बुड्ढे के साथ इस घर में रहे। बाबे रमजू की नीयत में फतूर है थानेदार साहब, नसीरा ने कड़वे लहजे में कहा। ये तो 2 दिन से सुग्गी की माँ और भाई इस घर में डेरा डाले बैठे हैं, तो जरा इत्मीनान है, वरना इस बुड्ढे ने जैसी हरकत की है, इसके बाद एक लम्हे के लिए भी मैं इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। थानेदार साहब, मैं तो आपसे यही दरख्वास्त करूंगी कि आप बरकत बीवी और ताफू को इस बात की इजाज़त दे दें कि ये लोग सुग्गी को धूला वाला ले जाएं। खुर्शीद बेगम ने ठहरे हुए लहजे में कहा। इसके सिवा कोई चारा भी नहीं। चारे का दरवाज़ा तौबा के दरवाजे की तरह कभी बंद नहीं होता खुर्शीद बेगम, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। बशर्त ये कि कोई चारागर मैसर आ जाए। तो आप कोई चारागरी करें ना थानेदार साहब, बरकत बीवी ने कहा। हम आपके पास इसीलिए तो आए हैं। इन लोगों ने अपनी अपनी बारी पर हस्बे तौफीक सूरत हाल को जिस अंदाज में मेरे सामने पेश करने की कोशिश की थी, इसकी रोशनी में तो यही दिखाई देता था कि बाबा रमजू गंदे किरदार, गलीज नीयत का मालिक, एक हविस परस्त बुढ़ा था। लिहाजा इसके साय में किसी भी औरत की इज्जत महफूज नहीं थी। चुनाचे इन सबका ख्वाहिश भरा इसरार यही था कि सुग्गी को पहली फुर्सत में अपने में के धूड़ा वाला चले जाना चाहिए। इन खवातीनों हजरात की ख्वाहिश रही एक तरफ। इंसाफ का तकाजा ये था कि तस्वीर का दूसरा रुख देखने के बाद कोई फैसला करना चाहिए। इस तस्वीर का दूसरा रुख था बाबा रमजू। अभी तक मैंने 70 साला बुड्ढे का नाम ही सुना था, या फिर इसके कारनामे से मुझे आगाह किया गया था। मैं इससे मिला था और न ही इसके बारे में इस कारनामे के सिवा और कुछ जानता था। जो हालात मेरे सामने रखे गए थे, इनके मुताबिक तो वाकई रमजू के साय में सुग्गी की इज्जत की सलामती की कोई जमानत नहीं दी जा सकती थी। मगर यहाँ पर यह सवाल सर उठाता था कि सुग्गी तो पिछले 3 साल से रमजू के साथ इस घर में रह रही थी। इस अरसे के दौरान में कोई नाखुशगवार वाकया रूनुमा क्यों न हुआ? 2 रोज पहले ऐसा क्या हो गया था कि बाबा रमजू को अपने जज्बात पर काबू न रहा और वो अपनी बहू की इज्जत से खिलवाड़ करने का सोच बैठा। सूरत हाल अगरचे वाज़ेह नहीं थी, लेकिन मेरे जहन के किसी हिस्से में ये ख्याल मौजूद था कि इस सारे मामले में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। क्या गड़बड़? ये सरेदस्त मुझे मालूम नहीं था। ताहम इस हवाले से मेरा दिल पूरी तरह मुतमईन नहीं था।
शायद इसका सबब ये था कि मैं एक थानेदार था और पुलिस डिपार्टमेंट की तरबियत की वजह से मैं हर मामले को शक की निगाह से देखने का आदी हो चुका था। आप लोगों को मैं यही मशवरा दूंगा कि फिलहाल आप सुग्गी को कड़ियांवाला ही में रहने दो। मैंने बरकत बीवी की तरफ देखते हुए कहा, अभी इसका धूड़ावाला जाना मुनासिब नहीं है। आप भी बाबे रमजू वाली बात कर रहे हैं थानेदार साहब? बरकत बीवी ने कतरे खफकी भरे अंदाज में कहा, हम जमील का इंतजार नहीं कर सकते। इसके आने में तो अभी 8-10 दिन बाकी हैं। 8-10 दिन नहीं, सिर्फ 2 दिन, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तो क्या जमील 2 दिन बाद कड़ियांवाला आने वाला है? खुर्शीद बेगम ने सवालिया नजर से मेरी जानिब देखा। फिलहाल आप लोग जमील को भूल जाएं, मैंने वजाहत करते हुए कहा। ये 2 दिन मैं अपनी तफ्तीश के लिए मांग रहा हूँ। मैं एक ही दिन में पता चला लूंगा कि गड़बड़ कहाँ पर है। फिर अगर मेरी जरूरत पड़ी तो जमील को भी गुजरानवाला से बुला लिया जाएगा। तो क्या हम 2 दिन तक इधर ही बैठे रहें? बरकत बीवी ने उलझन ज़दा नजर से मेरी तरफ देखा। मैं तो 1 मिनट के लिए भी अपनी बेटी को इस शैतान के पास अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं कब कह रहा हूँ कि तुम सुग्गी को रमजू के रहमो करम पर छोड़ दो? मैंने कहा, तुम अगर वापस धूड़ावाला नहीं जाना चाहती हो तो इधर ही रुक जाओ, और अगर तुम्हारी वापसी नागुज़ीर है तो एक दूसरा रास्ता भी है। कौन सा दूसरा रास्ता? बरकत बीवी ने हैरत भरे लहजे में पूछा। खुर्शीद बेगम तुम्हारी फूफीजाद है? मैंने कहा, इस रिश्ते से ये सुग्गी की फूफी, चाची, खाला या मुमानी ही लगती है ना। खुर्शीद बेगम कड़ियांवाला की बस नहीं के 2 दिन ये सुग्गी की हिफाजत कर लेगी। ना जी ना। खुर्शीद बेगम अपने कानों को हाथ लगाते हुए बोली, मैं तो बाबा रमजू के घर में कदम भी ना रखूं। अपनी इज्जत सबको प्यारी होती है थानेदार साहब। मैंने ये कब कहा कि तुम 2 दिन तक रमजू के घर में कयाम करना? मैंने कतरे सख्त लहजे में इस्तफसार किया। वो पलके झपकाते हुए बोली, फिर क्या मतलब है आपका जी? तुम 1-2 दिन के लिए सुग्गी को अपने घर में भी तो रख सकती हो। मैंने कहा, वो तुम्हारी बेटियों जैसी है। हाँ ये ठीक है, वो रजामंदी से गर्दन हिलाते हुए बोली। मैं सुग्गी को अपने घर में रख लूंगी। आप जितने दिन के लिए भी कहेंगे उतने ही दिन के लिए। जितने दिन भी नहीं, मैंने मजबूत लहजे में कहा, कम से कम 1 दिन और ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। खुर्शीद, अगर 1-2 दिन की बात है तो हम माँ बेटा भी तुम्हारे पास ही रुक जाते हैं, बरकत बीवी ने कहा। फिर हम सुग्गी को अपने साथ ही लेकर जाएंगे। खुर्शीद बेगम ने बरकत बीवी की तजवीज़ से इत्तेफाक कर लिया। मैंने इन लोगों से 2 दिन की मोहलत इसलिए नहीं ली थी कि मैं इस दौरान में हक़ाइक़ की तह तक पहुंचने के लिए कोई चिल्ला या वजीफा करना चाहता था। मैं एक प्रैक्टिकल इंसान हूँ और अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। इसके मुस्ताक अमल के मैदान में अकल के घोड़े दौड़ाने को तरजीह देता हूँ, और यही मेरे पेशे का तकाजा भी है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट का ढांचा ज़ईफ़ुल एतक़ादी पर उस्तवार होता तो चाको चौबंद बेदार मगज़ एहलकार भर्ती करने के बजाय किसी दूर तक पहुंचे हुए बाबे को थाने में बिठा दिया जाता। बरकत बीवी एंड कंपनी के जाने के बाद मैंने कांस्टेबल को भेजकर हुस्ना को थाने बुला लिया। हुस्ना का ताल्लुक गुजरात के एक मारूफ इलाके फालियां से था, लेकिन वो किसी एक जगह टिकती नहीं थी। गुजरात, गुजरानवाला, सियालकोट वगैरह के मुख्तलिफ इलाकों में उसका आना जाना लगा रहता था। हुस्ना का कोई बाकायदा घर बार नहीं था। अकेली जान थी वो, मगर ना तो इसके साथ 1000 दुख थे और ना लाख गम। वो एक मनमोजी किस्म की औरत थी, और वो मर्द और जन दोनों इसनाफे अंश में से यकसा तौर पर घुलने मिलने की सलाहियत रखती थी। आधे घंटे के बाद वो मेरे सामने बैठी थी। जी मलिक साहब, रस्मी अलेक सलेक के बाद उसने अपने मखसूस अंदाज में कहा। हुक्म करें जनाब। हुस्ना मेरे लिए बहैसियत मुखबिर काम करती थी। मुझे जब भी दर पर्दा रहकर कहीं से अहम मालूमात हासिल करना होती थी तो मैं इस मकसद के लिए हुस्ना को एक मोहरे के तौर पर आगे बढ़ा दिया करता था। अगर इसकी फराहम करदा इतलात मुफीद साबित होती तो मैं इसे अपनी जेब खास से इनाम भी दिया करता था। मैंने हुस्ना को सूरत हाल से आगाह करने के बाद कहा, मैं इस वाक़े की हकीकत जानना चाहता हूँ। तुम इस सिलसिले में मेरी क्या मदद कर सकती हो? वक्त कितना है आपके पास? उसने दिलचस्पी भरे अंदाज में पूछा। मैंने जवाब दिया कि 1 से 2 दिन। ये तो अच्छा खासा वक्त है मलिक साहब, वो सरसराती हुई आवाज में बोली। मुझे इस काम के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे चाहिए होंगे। एक मुख्तसर सी मुलाकात बाबे रमजू से, चंद हमदर्दी भरी बातें सुग्गी से, और बस अपना मकसद हासिल हो गया। हुस्ना की उम्र 40 से मुतजावज थी।
تاہم اس نے کبھی اپنا خیال نہیں رکھا تھا، لہٰذا 50 کے آس پاس دکھائی دیتی تھی۔ اس کی رنگت سانولی تھی، مگر چہرے اور بدن کے خال و خط میں ایک خاص نوعیت کی کشش پائی جاتی تھی۔ وہ اپنی شخصیت اور بات چیت سے سامنے والے کو بآسانی مرعوب کر لیتی تھی۔ حسنہ نام اس کی ذات پر بہت جچتا تھا۔ اس کے انداز اور آنکھوں میں نمودار ہونے والی چمک سے مجھے محسوس ہوا تھا کہ وہ اس کیس میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہی تھی۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے پوچھ لیا، کیا تم باب رمجو یا سگی کو پہلے سے جانتی ہو؟ رمجو سے 2-4 بار میری ملاقات ہو چکی ہے، مگر یہ کافی عرصے پہلے کی بات ہے، بتایا۔ لیکن سگی سے آج پہلی مرتبہ ملوں گی۔ پچھلے 4 سال سے میرا کڑیاں والا کی طرف جانا نہیں ہوا۔ باب رمجو کے بارے میں تمہارے کیا تاثرات ہیں؟ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں سوال کیا۔ کیا اس سے ایسی گھٹیا حرکت کی توقع کی جا سکتی ہے؟ کسی حد تک کی جا سکتی ہے، اس نے گول مول جواب دیا۔ میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں سمجھا نہیں، ذرا کھل کر بتاؤ۔ کھل کر تو واپسی پر ہی بتا سکوں گی ملک صاحب، وہ معنی خیز انداز میں بولی، اپنا کام مکمل کرنے کے بعد۔ تمہاری باتیں میرے اندر بہت زیادہ تجسس پیدا کر رہی ہیں حسنہ، میں نے کہا۔ تمہیں کچھ نہ کچھ تو بتانا ہی پڑے گا، اور وہ بھی کام شروع کرنے سے پہلے۔ فی الحال یہ جان لیں کہ بابا رمجو خاصا ٹھرکی بڈھا ہے، وہ ایک خاص زاویے سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ عورت کو دیکھتے ہی اس کی رگ پھڑک اٹھتی ہے۔ 2-4 بار ہنسی مذاق میں مجھ پر بھی ڈورے ڈال چکا ہے، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ اپنی بہو کے ساتھ ایسی نیچ حرکت بھی کر سکتا ہے۔ مجھے تمہاری واپسی کا شدت سے انتظار رہے گا، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ ایک آنکھ دبا کر بولی، ہونے گئی تے ہونے آئی۔ میں حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ پورے اعتماد قدموں سے چلتے ہوئے میرے کمرے سے نکل گئی۔ وہ جس عزم کے ساتھ میرے پاس سے رخصت ہوئی تھی، اس سے تو یہی لگتا تھا کہ وہ کوئی بڑا ہی تیر مار کر لوٹے گی۔ حسنہ کی باتوں نے میری سوچ کو ایک نئے دھارے پر ڈال دیا تھا۔ اگر بابا رمجو واقعی اسی ٹائپ کا بڈھا تھا جیسا کہ حسنہ نے بتایا تھا، تو پھر برکت بی بی اور اس کے ساتھ آنے والے افراد کے کلیم کو رد کرنا آسان نہیں تھا۔ جب ماضی میں رمجو حسنہ کو پھنسانے کی تگ و دو میں بھی رہا تھا، تو پھر اسے ایک سیدھا سادہ بیوہ بڈھا نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں رمجو کے بارے میں اس انداز میں سوچتے ہوئے میرا دل مطمئن نہیں تھا۔ بعض رشتے اتنے مقدس ہوتے ہیں کہ ان کے حوالے سے اس طرز کا خیال بھی ناقابل یقین ہی لگتا ہے۔ بہو اور سسر کا رشتہ بھی اسی نوعیت کے تقدس کا حامل ہوتا ہے۔ ساس بہو کے رشتے میں تو پھر بھی ازلی ابدی بیر پایا جاتا ہے، لیکن عام طور پر یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ بہو اور ساس کے بالعکس بہو اور سسر کے رشتے میں خاصا اتفاق پایا جاتا ہے۔ لیکن شیطان کی موجودگی اور کاریگری کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جب یہ مردود کبھی کسی کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے تو پھر باز پارسا کے قدم بھی ڈگمگا جاتے ہیں۔ اور بابا رمجو کے بارے میں تو حسنہ خاصے مشکوک خیالات کا اظہار کر کے گئی تھی۔ مرد کے بارے میں کسی عورت کے ریمارک کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور حسنہ نے تو رمجو کے لیے ٹھرکی بابا کا ٹائٹل بھی اناؤنس کر دیا تھا۔ مگر میرا دل اس حوالے سے ہرگز مطمئن نہیں تھا۔ چور چوری سے جاتا ہے، مگر ہیرا پھیری سے نہیں۔ اگر رمجو کا کردار حسنہ کے بیان کے عین مطابق تھا، تو پھر سگی 3 سال سے بچی ہوئی کیسے تھی؟ حقیقت جو بھی تھی، اس پر سے پردہ اٹھنے ہی والا تھا۔ میں بے تابی سے حسنہ کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ حسنہ اپنے کام کی ماہر اور ہر فن مولا قسم کی عورت تھی۔ اس نے زیادہ دیر تک مجھے انتظار کی کوفت میں مبتلا نہیں رکھا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی وہ کڑیاں والا سے لوٹ آئی۔ اس کے چہرے سے جھلکنے والے جوش نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ ادھر سے خاصا سنسنی خیز مواد اکٹھا کر کے لائی تھی۔ وہ بڑے اعتماد سے میرے سامنے آ کر بیٹھی اور اپنا ہاتھ میری جانب بڑھاتے ہوئے بولی، ملک صاحب، نکالیں میرا انعام۔ کیا رپورٹ ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کیا تم کڑیاں والے سے کوئی ایسی خبر لائی ہو جس کی روشنی میں تمہیں انعام کا حقدار ٹھہرایا جائے؟ ملک صاحب، میں تو آپ سے اپنی محنت کا صلہ مانگ رہی ہوں، وہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچتے ہوئے بولی۔ اس بات کا فیصلہ کرنا تو آپ کا کام ہے کہ میری فراہم کردہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہیں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تم رپورٹ پیش کرو۔ آئندہ 15-20 منٹ میں حسنہ نے جو سنسنی خیز انکشافات کیے، میں ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔
ताकि आप इस तनाज़े के पस मंज़र से अच्छी तरह आगाह हो जाएं। अगर देखा जाए तो ये किसी भी लिहाज से थाना कचहरी का केस नहीं बनता था, लेकिन सुग्गी के वर्षा और हिमायती इस मामले को मेरे पास ले ही आए थे, तो इनकी दादरसी करना मेरा फर्ज बनता था। और आपको अच्छी तरह मालूम है कि मैं कितना फर्ज शनास हूँ। इसके अलावा मैं अगर किसी इंसान से कोई वादा कर लेता हूँ तो इसे हर हाल में ईफा करने की कोशिश करता हूँ। मैंने ईफा अहद के उसूल को निभाते हुए हुस्ना को अपनी जेब से पूरे 5 रुपए इनाम देकर रुखसत कर दिया। 5 रुपए के अमाउंट पर मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। मैं जानता हूँ कि आजकल किसी बच्चे को 5 रुपए दें तो वो बुरा सा मुंह बनाता है, मगर ये वाकया आज से बरसों पहले का है। उस जमाने में 5 रुपए में 2-2.5 मन गंदुम आ जाती थी। आप इस रकम को आज के 3,500-4 हजार रुपए समझ लें। हुस्ना की फराहम करदा मालूमात के मुताबिक रमजान उर्फ बाबा रमजू की 3 औलादें थीं, एक बेटा और 2 बेटियां। बड़ी बेटी सफिया की उम्र 40 के आसपास थी और वो वजीराबाद के गांव में ब्याही हुई थी। सफिया से छोटी रजिया 35 साल की थी। इसकी ससुराल हाफिजाबाद में थी। बेटा जमील, जैसा कि आपको मालूम हो चुका कि वो गुजरानवाला की एक टेक्सटाइल मिल्स में मुलाजिम था और अभी तक जमील को इस वाकये की इतला नहीं दी गई थी। बाबा रमजू की बीवी जुबैदा का कुछ अरसे पहले इंतकाल हो चुका था। जुबैदा ने 60 साल की उम्र में वफात पाई थी। इसके बाद से रमजू और सुग्गी इस घर में अकेले रह गए थे। हुस्ना ने मुझे बताया कि बाबा रमजू जवानी और अधेड़ उम्री में खासा तेज था और औरतों से बात करने, बेतकल्लुफ होने की कोशिश में लगा रहता था। कड़ियांवाला में रमजू की जात से मंसूब इस किस्म के बहुत से वाकयात गर्दिश करते रहते थे। हुस्ना ने मुझे 1-2 अपने किस्से भी ऐसे ही सुनाए जब रमजू ने इसे अपनी जानिब राग़िब करने के लिए जाल फेंका था। मैं इन वाकयात की तफसील में जाए बगैर आगे बढ़ता हूँ। इस वक्त बाबा रमजू 70 साल का हो चुका था। ये एक अच्छी खासी समझदारी और तजुर्बेकारी की पुख्ता उम्र होती है। इंसान के मिजाज में ठहराव और बात में वजन पैदा हो जाता है, मगर बाबा रमजू ने खुद को ज्यादा तब्दील नहीं किया था। वो अक्सर गांव के एक चौराहे में चरपाई डालकर बैठ जाता और आती जाती औरतों को देखकर अपनी आंखें सेकता रहता था। वो लोगों को यही बावर कराता था कि जैसे उसकी निगाह कमजोर हो गई है। जब कोई उसके करीब पहुंचकर सलाम करता तो वो अपनी आंखों के ऊपर हाथ का छज्जा बनाकर चंद लम्हे से देखता रहता, फिर अनजान से अंदाज में पूछता, तू कौन है? मतलब कि तुम कौन हो? वो ये जाहिर करने की कोशिश करता कि उसने अपने सामने खड़े हुए शख्स को ज़ौफ़े निगाह के सबब पहचाना नहीं। लेकिन अगर किसी औरत का मामला होता तो बाबे रमजू का रिएक्शन बहुत ही मुनफरिद और जुदागाना होता था। वो 50, 60 और 100 गज के फासले से भी गुजरने वाली औरत को देखकर फौरन से पेशतर पुकार उठता था, ए जीरे तेली दी जनानी किधर जा रही है? और नीली कमीज वाली नियाज मोची दी धी इत्थे आ। इसी नौइयत के लातादाद तबसरे बाबे रमजू की जबान से जारी सारी रहते थे। एक मर्तबा कड़ियांवाले की चंद लड़कियां गांव से निकलकर खेतों की तरफ जा रही थीं, तो एक अजीब वाकया पेश आया। इन लड़कियों को बाबे रमजू के करीब से गुजरकर खेतों में जाना था। बाबा बहुत देर से अपनी तजुर्बेकार कैमरा आंखों को इन मुटियारों पर लगाए बैठा था। लड़कियों को बाबे रमजू की आदत का बखूबी इल्म था। उन्होंने महसूस कर लिया कि बाबा बड़े खजू और खशू से इन्हें ताड़ रहा है। जब वो बाबे के सामने से गुजर गईं, तो इनमें से एक शोको-शंग लड़की पलटकर वापस आई और रमजू से शरारत भरे अंदाज में इस्तफसार किया, बाबा जी, कोई कुड़ी पसंद भी आई या एवें टाइम पास कीता जी? इस पर बाकी मुटियारों ने दिल खोल कर कहे लगाए और चौले करती हुई आगे बढ़ गईं। बाबा रमजू एक लम्हे के लिए झेंप कर रह गया, फिर कुसीले लहजे में बुड़बुड़ाया, ओए खाना खराब दी बच्चियों, अपने प्यू के साथ भी ऐसा मजाक करती हो? बाबा रमजू की जैसी हरकतें थीं, इसके बायस बाबे को अक्सर व बेशतर इस किस्म की सूरत हाल से गुजरना पड़ता था, लेकिन वो था बड़ा मुस्तकिल मिजाज। वो गर्दन के एक झटके से सारी हजीमत और कोफ्त को दूर भगाकर अपने काम में मशगूल हो जाता था। इस टाइप का एक आध बुड्ढा हर गांव और हर इलाके में पाया जाता है। कड़ियांवाला के बाबे रमजू पर अचानक बड़ा संगीन इल्जाम आ गया था। ये महज दिल पिशोरी करने और आंखें सेकने का मामला नहीं था। सुग्गी के हवाले से जो खबर वहां की फिजा में गर्दिश कर रही थी, वो इस बुड्ढे ठरकी बाबा का कबाड़ा भी कर सकती थी। इस नौइयत के शौक एक दिन इंसान को बुरी तरह जलील कराते हैं। रमजू भी मुसीबत में आ गया था। हुस्ना ने जब सुग्गी से इजहार हमदर्दी किया
तो वहाँ से ये स्टोरी निकल कर सामने आई थी। हुस्ना ने सुग्गी से होने वाली बातचीत को इस अंदाज में मेरे सामने पेश किया। सुग्गी, तुम्हारे साथ जो भी हुआ मुझे इसका सख्त अफसोस है। हुस्ना ने अपनायत भरे लहजे में कहा। बाबा रमजू तुम्हारे बाप की जगह है, यह हरकत करते हुए इसे जरा शर्म न आई? इंसान बाज़ औक़ात अपनी हैसियत को किस कदर गिरा लेता है ना। इंसान? सुग्गी ने भीगी हुई आंखों से हुस्ना की तरफ देखा। रमजू को इंसान कहना इंसानों के साथ ज्यादती होगी। चाची, तुम भी तो इसके बारे में काफी कुछ जानती हो। सुग्गी ने आखिरी जुमला बड़े मायनाखेज अंदाज में अदा किया था और हुस्ना इस फिक्रे के अंदर छुपे हुए तंज को बखूबी समझ रही थी। उसने सर को इस्बाती जुम्बिश देते हुए कहा, मैं तुम्हारे इशारे तक पहुंच गई हूँ, क्योंकि इस हवाले से मेरे चंद साथी तजुर्बात भी हैं। तुम मुझे बताओ, इस दिन क्या हुआ था? जब तक मेरी सास जुबैदा जिंदा थी सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। चाची, तुम जानती हो जमील उधर गुजरानवाला में होता है और महीने में 2-3 दिन के लिए ही गांव आता है, लेकिन जुबैदा की वजह से मुझे बड़ा हौसला रहता था। सुग्गी ने लम्हाती तवक्कुफ करके गहरी सांस ली, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, बाबे रमजू के बारे में मैंने बहुत सी बातें सुन रखी हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा किस्सों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने हमेशा रमजू को अपने बाप की जगह समझा है। मुझे क्या पता था कि इस इंसानी शक्ल वाले बुड्ढे के अंदर कोई शैतान छुपा बैठा है। बोलते बोलते सुग्गी की आंखों में आंसू उतर आए और वो अपने दुपट्टे से भीगी हुई आंखों को खुश्क करने लगी। हुस्ना चंद लम्हात तक उसकी तरफ देखती रही, फिर पूछा, क्या इससे पहले भी रमजू ने इस किस्म की कोई हरकत की? नहीं, सुग्गी ने नफी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। इतना हौसला रमजू में पहले कभी पैदा नहीं हुआ था। इतना हौसला? हुस्ना ने उसके अल्फाज पकड़ लिए। मैं समझी नहीं सुग्गी, इतना हौसला से तुम्हारी क्या मुराद है? क्या पहले वो इससे कम हौसले का मुजाहरा कर चुका है? चाची, बात दरअसल ये है कि जब तक मेरी सास इस घर में मौजूद थी मुझे किसी किस्म की कभी फिक्र नहीं रही थी। सुग्गी बोझल आवाज में वजाहत करते हुए बोली, लेकिन इसके बाद से मुझे अपने गैर महफूज होने का एहसास रहने लगा था। हर वक्त ये धड़का लगा रहता था कि कहीं कुछ हो न जाए। हुस्ना ने कदर कलामी करते हुए कुरेदने वाले अंदाज में इस्तफसार किया, क्या इस धड़के का सबब बाबा रमजू ही था? हाँ, वो पुरवसूख लहजे में बोली, मैंने रमजू के रवैये में बड़ी वाज़ेह तब्दीली महसूस की थी। मुझे देखने और बात करने के हवाले से उसका अंदाज बदल गया था। मैं इस तब्दीली को महसूस तो कर रही थी, लेकिन समझ में नहीं आता था कि रमजू ऐसा क्यों हो गया है। बस मुझे इसकी तरफ से एक डर सा लगा रहता था। क्या तुमने कभी अपने से डर और खौफ के बारे में जमील को बताया था? हुस्ना ने बहुत अहम सवाल किया। एक आध बार मैंने जमील से अपने एहसासात का जिक्र किया था। वो सर को इस्बाती जुम्बिश देते हुए बोला। फिर जमील क्या बोला? हुस्ना ने कुरैद का अमल जारी रखा। जमील ने मेरी बात सुनकर बहुत मजाक उड़ाया था, सुग्गी ने बताया। मजाक क्यों उड़ाया था? हुस्ना ने कहा, यह तो अच्छा खासा संजीदा मामला था। काश काश जमील ने इस मामले को संजीदा लिया होता, सुग्गी ने दुख भरे लहजे में कहा। जमील ने किस तरह तुम्हारा मजाक उड़ाया था? हुस्ना ने ठहरे हुए अंदाज में पूछा। मतलब इसने क्या कहा था? वो बोला, मैं पागल हो गई हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। सुग्गी एक ठंडी सांस खारिज करते हुए बोली, इसने कहा कि बाबा रमजू मेरी बाप की तरह है, वो मुझे अपनी बेटी समझता है, इसलिए मुझे ऐसी फजूल बातों को अपने जहन में जगह नहीं देना चाहिए। मैंने जमील से पूछा, और वो जो पूरा कड़ियावाला के लोग बाबे के बारे में राय रखते हैं, इसका क्या? वो बोला कि तुमने पूरे पिंड का ठेका नहीं लिया हुआ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम अब्बा के साए में महफूज हो, लिहाजा तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली, जमील की तसल्ली और तशफ़्फ़ुई भरी बातों से मैं मुतमईन हो गई और जमील गुजरानवाला चला गया। फिर चंद रोज़ बाद की वाक़या पेश आ गया। यहाँ तक पहुँचकर सुग्गी रुक गई। हुस्ना ने बड़ी अपनाइयत से सवाल किया कि बाकी के रोज़ हुआ क्या था? उस दिन मैं घर के कामकाज से निपटने के बाद सौदा सब्जी लेने दुकान पर चली गई, सुग्गी ने बताया। थोड़ी देर के बाद मैं वापस आ गई। मैंने सौदा बावर्ची खाने में रखा और खुद अपने कमरे में आकर चारपाई पर लेट गई। हमारे घर में पहलू ब पहलू 2 कमरे बने हुए हैं। एक में बाबा रमजू और दूसरे में जमील और मैं रहते हैं, और जमील की गैर मौजूदगी में इस कमरे में मैं अकेली ही रहती हूँ। मुझे चारपाई पर लेटे हुए चंद मिनट ही गुजरे थे कि बाबा रमजू मेरे कमरे में आ गया। फिर? सुग्गी ने तवक्कुफ करते हुए सुग्गी से पूछा, इसके बाद क्या हुआ? बाबा सीधा आकर मेरी चारपाई पर बैठ गया।
अचानक मेरे जहन में खतरे की घंटियां बज उठी और मैं एक झटके से उठकर बैठ गई। बाबा धीमी आवाज में बोला, डरने की जरूरत नहीं, बस हम थोड़ी देर बैठकर बातें करेंगे। कैसी बातें? मैंने उखड़े हुए लहजे में पूछा और चारपाई से उतर आई। बाबे ने मेरी कलाई पकड़ ली और खराब नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बोला, दो चार प्यार भरी बातें। इसकी मकरू बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने बरहमी से कहा, बाबा तुम्हें जरा भी हया नहीं? छोड़ो मेरा हाथ, मुझे नहीं करना कोई बात। घबराओ नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो मेरी कलाई को और मजबूती से पकड़ते हुए बोला, हमें कोई नहीं देख रहा। इसके शैतानी अज़ाइम खुलकर मेरे सामने आ गए थे। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी कि बाबा रमजू की नीयत में फतूर आ चुका था। वो मेरी इज्जत का जनाजा निकालने का इरादा रखता था। मैं कोई ऐसी भी गई गुजरी नहीं थी कि इसकी शैतानियत का निशाना बन जाती। मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि रमजू जैसे 10 बाबाओं से निमट सकती थी। मैंने एक झटका देकर बाबा की गिरफ्त से अपनी कलाई को छुड़ा लिया और उसकी तरफ देखते हुए नफरत भरे लहजे में कहा, कोई और देख रहा हो या न देख रहा हो, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना। देखो मेरी बात मान लो। ये कहते हुए वो दोनों बाजू खोलकर मेरी जानिब बढ़ा। मनहूस बुड्ढे, मेरे करीब नहीं आना, मेरा दिमाग घूम गया। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं शोर मचा दूंगी। मेरी धमकी का इस पर जरा असर न हुआ। इस वक्त बाबे का दिमाग पूरी तरह शैतान के कब्जे में था। इसकी आंखों से शैतानियत टपकती थी। वो हमारे मुकद्दस रिश्ते को भूलकर मुझे बेआबरू करने की ठान चुका था। वो मुझे दबोचने की कोशिश करते हुए बोला कि शोर मचाओगी तो अपना ही मुंह काला करोगी। सारा इल्जाम तुम्हारे ही ऊपर आएगा। कोई तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा, इसलिए चुपचाप शराफत से मेरी बात मान लो। मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई। मेरा जहन सूदो ज़या का हिसाब करने के काबिल नहीं रहा था। मैंने आओ देखा न ताओ। आगे बढ़कर मैंने बाबा रमजू को जोर का धक्का लगाया। वो लड़खड़ाकर चारपाई पर जा गिरा। मैंने घर के सहन में निकलकर शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ इसकी कहानी पूरा पिंड जानता है। अपनी बात के अख्तिताम पर सुग्गी सिसक उठी। हुस्ना ने उसके सर पर हाथ रखकर दिलासा दिया और गहरी संजीदगी से पूछा, इस वाकये को 2 दिन गुजर गए हैं, अभी तक जमील को इत्तला क्यों नहीं दी गई? ये बाबा बड़ा चालबाज है। सुग्गी बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, ये जानबूझकर देर कर रहा है। इसने देख लिया है कि मामला काफी हद तक दब गया है। गांव वाले भी मजमूई तौर पर यही चाहते हैं कि जो हो गया इस पर मट्टी डालो, लेकिन बाबे रमजू ने कुछ और ही सोच रखा है। रमजू के जहन में क्या है? हुस्ना पूछे बिना न रह सकी। मैंने जो महसूस किया है वो बताती हूँ जी, सुग्गी ने ठहरे हुए अंदाज में कहा। बाकी रब दिया रब जाने। हाँ हाँ बताओ, हुस्ना ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा। मैं तुम्हारी बात पूरी तवज्जो से सुन रही हूँ। बाबा रमजू जमील का इंतजार कर रहा है, सुग्गी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए बोली, और जमील के आने में अभी 10-12 दिन बाकी हैं। इस देर करने में बाबा के 2 फायदे हैं। नंबर 1, वक्त गुजरने के साथ साथ गांव वालों की हमदर्दियां बाबे के साथ हो जाएंगी। नंबर 2, जमील पर इस वाकये का आधा असर भी नहीं होगा। मेरा मतलब यह है कि अगर जमील को इस वाकये के अगले रोज ही पता चल जाता तो इसकी हमदर्दी मेरे साथ ज्यादा और बाबे के साथ कम होती। लेकिन 10-12 दिन गुजर जाने के बाद मामला ठंडा हो चुका होगा। बाबा रमजू अपने बेटे को अपनी मर्जी की पट्टी पढ़ाकर मेरे खिलाफ कर सकता है। इस तरह सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा कि मैंने अपने ससुर को बदनाम करने के लिए ये ड्रामा रचाया है। मैं बाबे की बदनीयती के हवाले से जमील से पहले ही 1-2 बार बात कर चुकी हूँ और उसने इसे मेरा पागलपन करार दिया था। अब तो इसे यकीन आ जाएगा कि ये सारा चक्कर मैंने ही चलाया है और उसका बाप मासूम और बेकसूर है। आप खुद अंदाजा लगा लो मेरी पोजीशन कितनी नाजुक है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सुगी, हुस्ना ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। मैं तुम्हारे हक में दुआ करूंगी, तुम फिक्र न करो, अल्लाह मेहरबानी करेगा। हुस्ना सुग्गी को तसल्ली दिलासा देकर खुर्शीद बेगम के घर से उठाई। थोड़ी देर के बाद वो सुग्गी की ससुराल यानी बाबे रमजू के घर में दाखिल हुई तो रमजू ने पहली ही नजर में हुस्ना को पहचान लिया और वो कदरे रूखे लहजे में बोला, आओ आओ हुस्ना, आओ बैठो। हुस्ना उसके सामने दूसरी चारपाई पर बैठ गई और अनजान बनकर पूछा, सुग्गी नजर नहीं आ रही? क्या वो धूलों वाला गई हुई है? तुमने तो काफी अरसे के बाद कड़ियों वाला का चक्कर लगाया है हुस्ना, बाबा शाह की लहजे में बोला। आखिरी मर्तबा जब तुम यहाँ आई थी तो इस वक्त अभी जमील की शादी नहीं हुई थी और अल्लाह बख्शे जब मेरी घरवाली जुबैदा भी जिंदा थी। हाँ मुझे याद है,
हुस्ना ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे पता चला था कि तुमने जमील की शादी इधर धुड़ावाला में कर दी है। मैंने सोचा इधर आई हूँ तो चलो तुम्हारी बहू को भी देख लेती हूँ। जरा देर को रुककर उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई, फिर बाबा रमजू से इस्तफसार किया, सुग्गी मुझे दिखाई नहीं दे रही, क्या वो कहीं गई हुई है? हाँ वो गई हुई है, बाबे ने कड़वे लहजे में जवाब दिया। कहाँ गई है वो? हुस्ना ने टटोलती हुई नजर से बाबे की तरफ देखा। वो नफरत आमेज अंदाज में बोला, जहन्नुम में। रमजू? हुस्ना चौंक उठी, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ, वो बदस्तूर जहरीले अंदाज में बोला। ऐसे बदकिरदार और बदमाश लोगों का ठिकाना जहन्नम ही में है। मैं कुछ नहीं समझी रमजू, हुस्ना उलझन भरे लहजे में बोली। ये तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? रमजू चंद लम्हा तक बेयकीनी से हुस्ना को देखता रहा, फिर पूछा, क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं कि 2 दिन पहले कड़ियावाला में कौन सी कयामत गुजर चुकी है? मुझे वाकई कुछ इल्म नहीं, हुस्ना सब कुछ जानने के बावजूद भी अनजान बन गई। तुम बताओ मुझे, आखिर हुआ क्या है? क्या सुग्गी किसी के साथ भाग गई है? हुस्ना के आखिरी जुमले में इतनी ज्यादा सनसनीखेजी थी कि बाबा रमजू दीदे घुमाकर बोला, अगर वो किसी के साथ भाग जाती तो मुझे इतना दुख ना होता जितना इसके घिनौने फेल से हुआ है। सुग्गी ने ऐसा क्या कर दिया है रमजू? हुस्ना इसकी बातों में गहरी दिलचस्पी लेते हुए बोली, तुम इस पर इतने ज्यादा तपे हुए क्यों हो? उसने कौन सा घिनौना काम किया है? इस हरामखोर ने मुझ पर इल्जाम लगाया है, बाबा रमजू फट पड़ा। 2 दिन पहले इसने चीख चीख कर गांव वालों को घर में जमा कर लिया, फिर रो रो कर इन्हें बताया कि मैंने इसकी इज्जत पर मुजरमाना हमला किया है, इसे बेआबरू करने की कोशिश की है। मुझे यकीन नहीं आ रहा रमजू, हुस्ना ने हमदर्दी भरे अंदाज में कहा। तुम्हारे यकीन न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता हुस्ना, वो नफरत से लबरेज लहजे में बोला। ये तमाशा इसने किया है ताकि मैं कड़ियावाला और उसके आले दुआले वाले गांव के लोगों की नजरों में जलील होकर रह जाऊं। मगर वो ऐसा क्यों चाहती थी? हुस्ना इतनी आसानी से बाबा रमजू की जान छोड़ने वाली नहीं थी। आखिर तुमने सुग्गी का क्या बिगाड़ा है? अगर मैंने इसका कुछ बिगाड़ा होता तो फिर इसकी घटिया हरकत पर मुझे जरा अफसोस ना होता, वो मायूस कुन अंदाज में गर्दन झटकते हुए बोला। मैं तो इसका सब कुछ संवारने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरी बात इस बज़ात की समझ में नहीं आई। उसने अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए उल्टा मुझ ही पर सारा मलबा डाल दिया। हुस्ना के मजीद कुरेदने पर बाबा रमजू ने उसे बताया कि सुग्गी का चाल चलन ठीक नहीं था। जब तक जुबैदा जिंदा थी तो उसने सुग्गी पर कड़ी निगाह रखी हुई थी, मगर सास के इंतकाल के बाद सुग्गी को खासी आज़ादी मिल गई थी। जमील तो वैसे भी घर से दूर था, लिहाजा सुग्गी ने खूब परपुरज़े निकाल लिए थे। रमजू के मुताबिक वो अपने शौहर से बेवफाई का इर्तकाब कर रही थी। रमजू ने इशारों किनायों में सुग्गी को ऐसी हरकतों से बाज रहने की ताकीद की, लेकिन इसकी आवारगी में कोई फर्क नहीं आया। चुनांचे एक रोज रमजू ने अपनी बहू से 2 टोक बात करने का फैसला कर लिया और इसी रोज ये वाकया पेश आ गया था, जिसके मुताबिक बाबा रमजू का बयान था कि वो सुग्गी को समझाने का इरादा रखता था और इसी नीयत से वो इसके कमरे में गया था। जबकि दूसरी जानिब सुग्गी का यह दावा था कि हविस परस्त बुढ़े ने मौका पाकर उसकी आबरू रेजी करने की कोशिश की थी। हकीकत जो भी थी, सरे दस्त वो दोनों एक दूसरे की किरदार कुशी करने पर तुले हुए थे। मुझे तो लगता है कि ये किसी औरत की बद्दुआ का नतीजा है। अपनी रंज भरी दास्तान के इख्तिताम पर रमजू ने एक ठंडी सांस खारिज करते हुए कहा, किस औरत की बद्दुआ? हुस्ना ने चौंके हुए लहजे में पूछा। वो औरत तुम भी हो सकती हो। रमजू, ये क्या कह रहे हो? हुस्ना ने हैरत से इसकी तरफ देखा। मैं तुम्हें भला क्यों बद्दुआ दूंगी? ये ठीक है कि कुछ अरसे पहले तक मैं काफी चक्करबाजियां करता रहा हूँ, वो नदामत आमेज लहजे में बोला। मैंने अपनी हरकतों से जिन बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया है, इनमें तुम भी शामिल हो हुस्ना, लेकिन मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ कि जुबैदा की मौत के बाद मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। अब मैं वो पहले वाला रमजू नहीं रहा हूँ जिसका नाम सुनकर औरतें अपना रास्ता तब्दील कर लिया करती थीं। तुम काफी देर से मेरे पास बैठी हुई हो, क्या इस दौरान में तुमने मुझे कोई नीच और छिछोरी हरकत करते देखा है, या मेरी किसी बात से तुम्हें महसूस हुआ है कि मैं किसी गलत रविश पर हूँ? नहीं, वो साफ गोई का मुजाहरा करते हुए बोली। इस वक्त मैं एक बिल्कुल मुख्तलिफ बाबे रमजू से मुलाकात कर रही हूँ, एक संजीदा, बेज़रर और उम्र रसीदा शख्स। किसी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि इंसान का माजी इसके ताक़ुब में रहता है, बाबा रमजू खला में घूरते हुए ख्वाबनाक लहजे में बोला। इंसान तमाम तर कोशिश के बावजूद भी इससे पीछा नहीं छुड़ा सकता। जब मैं बहुत कुछ कर जाता था तो कभी मुझ पर ऐसा संगीन इल्ज़ाम नहीं लगा
اور اب جب کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سیدھی راہ پر چل پڑا ہوں تو بیٹھے بٹھائے میری بہو نے عزت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ میرا اللہ جانتا ہے کہ اس معاملے میں میرا کوئی گناہ کوئی قصور نہیں ہے، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتا۔ جو بھی اس واقعے کے بارے میں سنتا ہے اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آتا ہے کہ ہاں رمجو نے یہ حرکت کی ہوگی، وہ تو سدا کا ایسا ہی ہے۔ اچانک رک کر اس نے بڑی گہری نظر سے حسنہ کو دیکھا اور پھر سرسراتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، تم بھی میرے بارے میں ایسا ہی سوچ رہی ہو نا؟ ہرگز نہیں، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ اگرچہ تمہارے حوالے سے ماضی میں میرا تجربہ خاصا تلخ رہا ہے، مگر موجودہ صورتحال میں مجھے تمہارے الفاظ سے سچائی کی خوشبو آ رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم غلط بیانی سے کام نہیں لے رہے۔ اللہ تمہارا بھلا کرے، وہ حسنہ کی طرف دیکھتے ہوئے دعائیہ انداز میں بولا۔ میرے لیے بھی دعا کرنا، میں تو بس جمیل کا انتظار کر رہا ہوں، وہ آئے تو اسے ساری کہانی سناؤں گا، پھر اس کے سامنے 3 راستے رکھوں گا، آگے اس کی مرضی، وہ جس بھی راستے کو چن لے۔ باب رمجو کی بات نے حسنہ کو الجھا کر رکھ دیا۔ اس نے تشویش بھرے لہجے میں سوال کیا، کون سے 3 راستے؟ نمبر 1، وہ انگلیوں پر گنواتے ہوئے بولا، جمیل گجرانوالہ کو چھوڑ کر ادھر کڑیاں والا ہی آ جائے اور یہاں پر کوئی بھی کام کاج کر لے۔ نمبر 2، اگر وہ گجرانوالوں کو خیر بات نہیں کہہ سکتا تو پھر سگی کو بھی ادھر ہی لے جائے اور اپنے ساتھ رکھے۔ میاں بیوی کو زیادہ عرصے کے لیے ایک دوسرے سے دور نہیں ہونا چاہیے، اسی سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بات تو تمہاری 16 آنے درست ہے بابا، حسنہ نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں تم سے مکمل اتفاق کرتی ہوں۔ اب تم مجھے تیسرے راستے کے بارے میں بھی بتاؤ۔ تیسرا راستہ یہی باقی رہ جاتا ہے کہ وہ سگی کو فارغ کر دے۔ باب رمجو نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے جواب دیا۔ فارغ کر دے؟ حسنہ نے حیرت بھرے انداز میں استفسار کیا۔ اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے بابا؟ مطلب بڑا سیدھا اور واضح ہے حسنہ، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اگر جمیل اپنی نگرانی میں سگی کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو پھر اس رشتے کو ختم کر کے سگی کو ٹھوراں والا روانہ کر دے، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ میں اس عمر میں کہاں تک اس آوارہ عورت پر نظر رکھوں، اور اب تو یہ میری دشمن بھی ہو گئی ہے۔ یہ اچھا ہوا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ خورشید بیگم کے گھر چلی گئی ہے، ورنہ مجھے تو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا کہ پتہ نہیں کب وہ اپنا لباس پھاڑ کر گلی میں جا کھڑی ہو اور لوگوں کو پکار پکار کر بتانے لگے کہ میں نے اس کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، بدنالوں بدنام برا۔ لمحاتی توقف کر کے باب رمجو نے اپنی افسردہ سانس کو درست کیا اور پھر ایک سرد سی آہ بھرتے ہوئے بولا، حسنہ میرے لیے دعا ضرور کرنا، میں بیٹھے بٹھائے بڑی مشکل میں آ گیا ہوں، میں اب سگی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، مجھے اس کے سائے سے بھی خوف محسوس ہونے لگا ہے۔ حسنہ نے ایک خطرناک مگر فکر انگیز سوال کیا، اگر جمیل نے تمہارے بیان کردہ ان 3 راستوں میں سے کسی ایک کا بھی انتخاب نہ کیا تو پھر مجھے چوتھے راستے کا سفر اختیار کرنا پڑے گا، وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بولا۔ چوتھا راستہ؟ حسنہ تعجب خیز انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں، چوتھا اور آخری راستہ، بابا رمجو گمبھیر انداز میں بولا۔ اگر میری بات جمیل کی سمجھ میں نہ آئی یا اگر اس نے میری بات پر یقین نہ کیا اور سگی کو سچا اور مجھے جھوٹا سمجھا تو پھر میں چپ چاپ اٹھ کر کہیں چلا جاؤں گا۔ کہاں؟ حسنہ نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کہیں بھی، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا۔ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، کہیں نہ کہیں تو مجھے بھی سر چھپانے کی جگہ مل ہی جائے گی۔ ذلت بھری اس زندگی سے تو عزت کی موت لاکھ درجے بہتر ہے۔ کسی مزار پر جا کر ڈیرا ڈال دوں گا، آگے جو اللہ کو منظور۔ ان لمحات میں حسنہ کو باب رمجو پر بہت ترس بھی آیا، وہ کہیں سے بھی ماضی والا بڈھا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ حسنہ مزید تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ کر یہ جاننے کی کوشش کرتی رہی کہ سگی نے جمیل سے بے وفائی کی راہ اختیار کرنے کے لیے کون سے کھوٹے کا چناؤ کیا تھا، مگر بابا رمجو نے اس حوالے سے کوئی واضح بات نہیں کی تھی۔ حسنہ سمجھ گئی کہ وہ دانستہ سگی کے آشنا کا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، یا پھر یہ کہ اس سلسلے میں کوئی نام اس کے سامنے ہی نہیں تھا، مطلب یہ کہ اسے کڑیاں والا کے کسی خاص وسنیک پر شک نہیں تھا، بلکہ اس کا خیال تھا کہ سگی مردوں سے دل پشوری کرنے کا عادی ہو گئی ہے، جیسے کہ عمر بھر
वो करता रहा था, और इम्कान ये भी हो सकता था कि बाबा रमजू सुग्गी के बारे में जो कुछ सोच रहा था ये इसके अपने जहन की पैदावार थी। वो मासूमी में चूंकि मशकूक किरदार का मालिक रहा था, लिहाजा उसे सुग्गी के अंदर भी इसी नोयत के जरासीम दिखाई देने लगे थे। हुस्ना ये तमाम तर मालूमात फराहम करने और अपना इनाम वसूल करने के बाद रुखसत हो गई थी। इस दास्तान को सुनकर मेरी समझ में जो बात आई वो ये थी कि सुग्गी और रमजू में से एक सच्चा और कोई एक झूठा था। जब तक मैं सच्चे और झूठे की शनाख्त ना कर लेता, इस केस को हल नहीं किया जा सकता था, और शनाख्त के लिए जमील का कड़ियांवाला में होना ज़रूरी था। मैंने फैसला किया कि अगली सुबह किसी पुलिस एहलकार को गुजरानवाला रवाना कर दूंगा ताकि वो फिलफौर जमील को अपने साथ लेकर कड़ियांवाला आए। मेरा इरादा यही था कि इस कहानी के तमाम किरदारों को थाने बुलाकर इनके बीच होने वाली गलतफहमियों को दूर करके मसालिहत कराने की कोशिश करूंगा। किसी सियाने का कौल है, तदबीर कुनिंद बंदा तकदीर कुनिंद खिंदा। इस तनाज़े में भी यही सब कुछ हुआ था। मेरी तदबीर पर खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। मैंने जो किसी बंदे गुजरानवाला भेजकर जमील को यहाँ बुलवाने का जो प्रोग्राम बनाया था, एक तरफ धरा रह गया। अगली सुबह मैं तैयार होकर थाने पहुंचा तो एक सनसनीखेज खबर मेरी मुंतजिर थी। बाबे रमजू का पिछली रात इंतकाल हो गया था। आम हालात में अगर रमजू की मौत वाक़ई हुई होती तो ये चौंकने वाली बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पर ये हालात आम नहीं थे। पिछले 3 दिन से कड़ियांवाला में बाबा रमजू की ज़ात मौजूए गुफ्तगू बनी हुई थी। ऐसे में इसके इंतकाल की खबर ने मुझे तशवीश में डाल दिया और मैं कांस्टेबल आरिफ को साथ लेकर कड़ियांवाला पहुंच गया। हम एक टांगे पर सवार होकर कड़ियांवाला आए थे। कोचवान ने टांगा रमजू के घर से थोड़े फासले पर रोक दिया। हम टांगे से उतरकर रमजू के घर की जानिब बढ़ गए। रमजू के दरवाजे पर 8-10 अफराद जमा थे, जिनमें औरतें मर्द दोनों शामिल थे। मैं और कांस्टेबल आरिफ यूनिफॉर्म में थे, लिहाजा हमें देखते ही वो लोग दरवाजे के सामने से हट गए। मैंने एक संजीदा सूरज शख्स की तरफ देखते हुए सवाल किया, क्या हुआ रमजू को? इसकी मौत कैसे वाक़ई हुई है? ये तो किसी को पता नहीं जनाब कि रमजू की मौत का सबब क्या है, वो शख्स मासूमियत भरे लहजे में बोला। एक दूसरे शख्स ने कहा कि लगता है कि गुनाह के बोझ ने उसकी जान ले ली है। मुझे तो ये महसूस होता है कि इसे सदमे ने ख़त्म कर दिया। मेरे अकब से एक आवाज़ उभरी, इस पर सुग्गी ने जितना बड़ा इल्ज़ाम लगाया था, रमजू इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। बस जी, सब खुदा की मर्जी है, एक अधेड़ उम्र औरत ने अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। जब इंसान का वक्त पूरा हो जाता है तो इसकी ज़िंदगी को बुझना ही होता है। थानेदार साहब, मैंने जिस शख्स से सवाल किया था वो मुझे मुखातिब करते हुए बोला, रमजू की लाश घर के अंदर पड़ी है, आप खुद जाकर इसका मुआयना कर लें। हमें तो ये तबई मौत ही लगती है, आगे आप खुद अंदाज़ा लगा लें। इस बंदे की तजवीज़ बड़ी माकूल थी और मैं यहाँ आया भी इसीलिए था। रमजू की अचानक मौत की खबर मुझे हजम नहीं हो पा रही थी। वैसे तो वो उम्र के जिस हिस्से में था इसका बुलावा किसी वक्त भी आ सकता था, लेकिन मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा कि कड़ियांवाला की फिजा इन दिनों नॉर्मल नहीं थी, लिहाजा बाबा रमजू की मौत को भी नॉर्मल अंदाज में नहीं लिया जा सकता था। मैं कांस्टेबल आरिफ के साथ रमजू के घर में दाखिल हुआ तो चंद अफराद भी अंदर आ गए। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। ये लोग रमजू के पड़ोसी थे। मैं गांव वालों की मौजूदगी में रमजू की लाश का मुआयना करना चाहता था। वो मौसम सरमा का आगाज था, अक्टूबर का आखिरी हफ्ता चल रहा था। अभी तक बाकायदा सर्दी तो नहीं आई थी, ताहम रात में अच्छी खासी ठंडक हो जाती थी। लोगों ने सहन को खैरबाद कहकर कमरों के अंदर बाहर बरामदे में सोना शुरू कर दिया था। रमजू की लाश भी इसके कमरे के अंदर चारपाई के ऊपर पड़ी थी। मैं चारपाई के नज़दीक पहुंच गया और चाय वक़ुआ का बखौर जायजा लेने लगा। मज़कूरा चारपाई पर बिस्तर बिछा हुआ था और इस बिस्तर के ऊपर बाबा रमजू बेहिस्सो हरकत पड़ा था। उसने एक गर्म चादर ओढ़ रखी थी, ताहम इस चादर ने महज इसके जिस्म के ज़हरी हिस्से को ढांप रखा था। चादर की बेतरतीबी से पता चलता था कि मौत से कबल रमजू ने चादर के साथ धींगा मुश्ती की थी। चादर की ऐसी हालत ने मुझे चौंका दिया और मैं उकड़ू बैठकर रमजू के बदन के खुले हिस्सों का मुआयना करने लगा। अगले ही लम्हे इस मुआयने ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया।